औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जिस तरह स्क्रीन पे शो हो रहा है, एमओटी की जगह पे फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अभी हम मेटालिक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये एमओटी के बाद का आर्टिकल है, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसकी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो चीज़ें रीड करने वाली होंगी वो आपको बता दूंगा, तो आपने बुक से कंसर्न कर लेना है कुछ ना कुछ। वैसी चीज़ें आप समझने की कोशिश करें कि क्या इसके अंदर हम देखेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग का मतलब ये है कि दो मेटल्स आपने आपस में जोड़ने हैं। अब मेटल किस तरह आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये क्राइटेरिया अब हम यहाँ पे डील करेंगे। मेटल्स की बॉन्डिंग आपस में किस तरह होती है, मेटल्स किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर उसके अलावा कुछ थेरीज़ हैं, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी कुछ थेरीज़ पढ़ी थी। ठीक है, जब हम सॉलिड का और लिक्विड का चैप्टर हमने किया था, चैप्टर 4, उसमें कुछ थेरीज़ थी इस हवाले से, मेटालिक बॉन्ड के हवाले से। तो यहाँ पे अब हम डिटेल के साथ ज़ाहिर बात है चीज़ें देखेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड ये होगा कि जो मेटल एटम को किसी मेटल क्रिस्टल के अंदर बॉन्ड करके रखे। मेटल एटम यानी किसी भी आपने मेटल को लेना है, उसके जो एटम्स होंगे, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो जो मेटल एटम है वो मेटल एटम किसी दूसरे मेटल एटम के साथ सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम होना चाहिए, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिफरेंट होना चाहिए। एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम के साथ क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल बनाएगा। क्रिस्टल बेसिकली हम यूं कह सकते हैं, वो शेप जिसको हम रेगुलर शेप मानते हैं वो आपकी क्रिस्टल शेप होती है। यानी मेटल जब मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इन दो एटम्स को जोड़ने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, बॉन्ड कहते ही हम अट्रैक्टिव फोर्स को हैं, जिस तरह हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की फिर टाइप्स आपने पढ़ी थी, आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, डेटिव कोवलेंट, ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिस्कस करते हैं। उसकी ये टाइप आगे आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। तो दो मेटल एटम को आपस में कंबाइन करने के लिए, क्रिस्टल लेटस में रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ हम ले सकते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन किस तरह हो सकती है। अब एक आपने लिया मेटल, मसलन बात समझ लें पहले। एक आपने लिया जी ए, ठीक है, मेटल का मैंने नाम रख दिया है ए मेटल। ठीक है जी, वो जो मेटल एटम है वो ए है। अब दूसरा जो मेटल जिसको मैंने जोड़ना है केमिकल बॉन्ड के साथ, उसको मैंने बी का नाम दे दिया। ए और बी दो मेटल्स ने आपस में कंबाइन होना है मेटालिक बॉन्ड के जरिए। प्रिंसिपल क्या है, फिनोमिना क्या है, रूल क्या है, इसको समझें। जो एक मेटल आपने लिया, उस मेटल में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, जाहिर बात है प्रोटॉन हैं उसके अंदर। वो जो पॉजिटिव आयन हैं वो दूसरे मेटल यानी बी के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को जो उसकी सराउंडिंग में है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ए का पॉजिटिव बी के नेगेटिव को, या बी का पॉजिटिव ए के नेगेटिव को आपस में अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक फिनोमिना है जिसके जरिए मेटालिक बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक हो गया जी। ये आपने तीन चीजें जो है वो कॉमन सी इसके अंदर जो है वो कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमदन कसीरा। आप अगर देखें बुक पे, जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, पहली तीन लाइनें मैंने एक्सप्लेन भी की हैं। अगर आप कहते हैं तो रीड भी कर लेते हैं। द पेक्यूलियर टाइप ऑफ द बॉन्डिंग विच होल्ड्स द मेटल एटम टुगेदर इन अ मेटल क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया जी। हमें प्राइमरी की क्लास याद आ गई जिसमें हम रीडिंग किया करते थे। ठीक हो गया जी। ये जूम पे ऐसे ही होता है। फिर द मेटल एटम आर हेल्ड टुगेदर एज अ रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयन एंड सराउंडिंग फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। ये चीज़ें अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये वही मेटालिक बॉन्ड की डिटेल है। अब इसमें हमने ये देखना है कि जो भी आपने इनको डील करना है, जो भी एटम आपस में कंबाइन होंगे, यानी जो मेटल क्रिस्टल बनेगा,
जो भी मेटल क्रिस्टल में आपने एटम लेने हैं, मुकद्दस सिद्दीक का कनेक्ट नहीं हो रहा, आएंगी तो कनेक्ट होगा ना। मुकद्दस को बेटे मैसेज करें ज़रा, मैंने इधर से किया ना फिर सारा बैग चला जाएगा। कोई मैसेज करे मुकद्दस को उसके पर्सनल नंबर पे, उन्हें बोले कि आपका नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे माइक शो नहीं आपका हो रहा और आपको आवाज़ भी नहीं आ रही। कोई मैसेज कर दे मैं मुकद्दस को, मुकद्दस सिद्दीक। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि अब हमने देखना ये है कि मेटल क्रिस्टल आपने बना लिया, मसलन ए और बी दोनों मेटल्स ने मिल के एक क्रिस्टल सा बनाया, एक रेगुलर शेप उन्होंने जनरेट की, मेटालिक बॉन्ड उन्होंने बना दिया। अब उसके अंदर ए एटम भी प्रेजेंट है, बी एटम भी प्रेजेंट है। क्या ये दोनों एटम अब डिफरेंट होंगे या इनके अंदर कोई तब्दीली होगी या एक जैसे होंगे? तो इसमें रूल ये होता है कि जब ए और बी आपस में कंबाइन होंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है जी। सिंस ऑल द एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल्स आर द आइडेंटिकल। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है जी, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? क्या ये आयनिक कंपाउंड्स हम इनको कहेंगे? क्या हम इनके लिए आयनिक कंपाउंड्स का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेटालिक बॉन्ड का। अगर हम इसको आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड कहें तो फिर हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने आयनिक बॉन्ड अलग से पढ़ा हुआ है और ये मेटालिक बॉन्ड है। इट्स मीन कि यहाँ पर ना कैटाइन बनेगा ना एनाइन बनेगा, एक आरजी सा डायपोल जनरेट होता है। उस डायपोल की वजह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है। तो इसको ना हम कैटाइन कहेंगे ना हम एनाइन कहेंगे, ना ये आयनिक बॉन्ड है और ना ये क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ना ही इनको जो है वो हम कोई और नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम गौर करें पहली दो लाइनों पे जो सेकंड पैराग्राफ की हैं, तो उसमें भी यही चीज मेंशन की गई है। सिंस ऑल द एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल्स आर आइडेंटिकल, these cannot be linked by the ionic bond as cation and anions are bonded together in a ionic crystal। आयनिक क्रिस्टल और है, मेटालिक क्रिस्टल क्रिस्टल और है। मेटल में ऑन द होल पूरा मेटल अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे मेटल के साथ अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर मेटालिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे का जो है एक्सेप्टेंस वाला केस वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें एक का नुकसान होता है और एक का फायदा होता है, उसके नतीजे में बॉन्ड बनता है, वो आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो कहलाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल एटम के दरमियान नहीं बन सकता। ये हमने एक रूल बना दिया, हमने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल एटम्स के दरमियान नहीं बन सकता। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है। जिस तरह मसलन सोडियम और सोडियम का आपने ले लिया, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या की, सेम कर दी। यानी मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू दी नॉन मेटल। तो इनकी तकरीबन करीब करीब होती है, जितने भी मेटल्स हम लेते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोज क्लोज होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मेटल क्रिस्टल बना लें तो वो मेटल क्रिस्टल कभी भी 8 या 12 दूसरे एटम्स के साथ जो कि मेटल के हैं उनके साथ बाउंड नहीं हो सकता। यानी कोवलेंट बॉन्ड के साथ उसने बाउंड यहाँ पर नहीं होना, यानी कोवलेंट शेयरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। अब इस पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये बात वो क्या कर रहा है। ये मेरे ख्याल में आपकी लाइन नंबर, चले सेकंड से स्टार्ट ले लेते हैं पैराग्राफ 2 की। मोर ओवर आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम सिंस द मेटल एटम हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। Also, each atom in a crystal, metal crystal, cannot be bonded to other 8 or 12. X-ray study of the metal crystal has shown that each metal atom is surrounded by 8 or 12 other metal atom by the covalent bond.
अब वो कह रहा है कि जो मेटल क्रिस्टल है ये 8 और 12 एटम के साथ कभी भी बाउंड नहीं होता। मसलन एक एटम 8 या 12 के साथ बाउंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि एक्सरे स्टडी में हम देखते हैं कि ऐसे होता है, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आया या नहीं आया कि ऊपर से गुजर गया? बताएं जरा मैसेज करके। हाँ जी बच्चों, मेरे ख्याल में बच्चे लगा के चले गए हैं, मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट तो हैं, वो पूछ रहा हूँ ना बेटे कि समझ आ गया ये वाला पॉइंट कि नहीं आया? ठीक हो गया। बाकियों को, राबिया, समरीन, सानिया, शाजिया, ठीक हो गया जी। ये बेटे अटेंडेंस भी लगा लेनी है समरीन आपने, ठीक है? मरियम है, राबिया है, समरीन है और सानिया है और शाजिया भी थी, ठीक है? शाजिया ने नाम सुना अपना और डिस्कनेक्ट हो गई है। मुकद्दस सदीक भी थी, तो ये आपने नाम इनके लिख लेने हैं, अटेंडेंस वगैरह लगा लेनी है। ठीक हो गया जी। ये आपका आ जाएगा जी मेटल जो है मेटालिक बॉन्डिंग का मेन फिनोमेना सा। अब हम ये देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। मसलन आपने लिया जी एक सोडियम एटम आपने ले लिया। सोडियम के जो वैलेंस शेल में हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये कभी भी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। कोवलेंट बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है जी। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाने देगा, क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्रिस्टल के अंदर कभी भी 8 दूसरे जो हैं नियरेस्ट नेबरिंग जो सोडियम एटम्स हैं, उनके साथ कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। मसलन सोडियम है ना, अगर आप सोडियम लेते हैं तो यहाँ पे बात वो ये कर रहे हैं कि एक तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि क्या वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? अब वो कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बना सकता। साथ उसका रीज़न क्या दे रहे हैं? रीज़न ये दे रहे हैं कि सोडियम का जो आखिरी शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम मेटल है। और मेटल होते क्या है? मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। ये कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बेशक नेबरिंग में सोडियम ही पड़ा हो, तो ये कभी भी सोडियम के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, कहा है ना आयनिक बन सकता है ना कोवलेंट बन सकता है। तो अब जो हमने देखा मेटल एटम, ये ना तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटल का मेटल से जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है वो किस तरह बनता है कि आपने ए के पॉजिटिव चार्ज को बी के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करवाना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बगैर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के, बगैर इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन के। मेटल मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये बेटे आपको समझ आ गया? सबको बताइएगा जो हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा। कोई सवाल, कोई जवाब? को बोलो चलो बच्चों। तो बताएं ना, आगे बेटे बोलो। सबको समझ आ गई? आगे चलूं? ठीक है जी। ये मुकद्दस का मसला रहेगा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा।
अच्छा जी, अब मैं दूसरा जो है वो इसका पेज शेयर करता हूँ मेटालिक बॉन्ड का। अब हम जो है वो इसके करैक्टर डील करेंगे बेसिकली कि इसके करैक्टरिस्टिक जो हैं वो क्या हैं। ठीक है जी, अब हम करैक्टर्स की तरफ जो है वो जाएंगे। ये अब आपका आ गया जी दूसरा इसका पोर्शन। ठीक हो गया जी। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स को डील करना है कि मेटल के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, मेटल के करैक्टरिस्टिक्स को हमने डील करना है। ये फ़ोन अब अपना सीधा उल्टा करके देख लेना, ये मेरे ख्याल में पिक्चर जो है वो गलत ली गई है या क्या हुआ है, तो ये उल्टा आ रहा है लिखा हुआ। इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, 12 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ये ज़्यादा होती है, हाई होती है, और ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। अब इसकी क्या वजह है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि इनके इलेक्ट्रॉन मोबाइल्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, द चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा नज़र भी आ रहा होगा, मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिव इसलिए हाई होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो जो टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है जी। अब किस तरह डिक्रीज करेगी? जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, जो जो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे साइज डिक्रीज करता जाएगा। साइज डिक्रीज करता जाएगा मतलब अट्रैक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ बढ़ती जाएगी, और न्यूक्लियस उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उनकी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा जी फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये हीट के कंडक्टर हैं। हीट जो है वो कंडक्टर, इनकी जो कंडक्टेंस है हीट के हवाले से, ये भी एज इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मसलन आपने एक जो है वो पकड़ लिया है आयरन की, आपने एक शीट पकड़ ली है या आपने आयरन का एक रॉड पकड़ लिया है। अब आयरन के एक रॉड को आपने अपने हाथ में रखा और दूसरे रॉड को आपने आग पे या हीट के किसी सोर्स पे रखा है। अब क्या होता है, जो ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस पोर्शन पे हीट प्रोवाइड की जा रही है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। जो जो वो एनर्जी गेन करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते जाएंगे, वो एनर्जी शिफ्ट होती जाएगी। तो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक आपका जो है वो हीट जो है वो ट्रेवल कर जाएगी। ये आपने मैट्रिक में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये वाले सारे प्रोसेस पढ़े होंगे। बेसिकली यहाँ पे कंडक्शन हो रही है कि एक पोर्शन से, हायर पोर्शन से जो कि हॉट पोर्शन था, वहां से कोल्ड की तरफ जो है वो हीट ट्रेवल करती है ड्यू टू द फ्री और द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से भी मेटल्स क्या हैं, ये गुड कंडक्टर हैं इसके हीट के। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इनके क्यों होते हैं, इसका अब मेन रीज़न क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई करने का बुनियादी मसला, आपने इनको जब हीट करना है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, साइज इनका जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता जाएगा। या यूं ले लें, बल्कि मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल ले लें, हालांकि इलेक्ट्रॉन उनमें से निकालना आसान होता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल जो कि नॉन कंडक्टर हैं आपके, नॉन मेटल्स हैं आपके, तो इस वजह से इनकी बल्कीनेस की वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम इनका मेन पोर्शन देखते हैं कि एक तो जो मेटल है इसका एक ख़ास करैक्टर है, दैट इज़ कॉल्ड लस्टर, चमक। मेटल की चमक होती है। मैं जो भी मेटल है उनके अंदर एक लस्ट्रस एक पोर्शन आता है, और ये जो लस्टर पोर्शन है इसकी वजह से हम किसी भी मेटल को पॉलिश कर सकते हैं। किस तरह? मसलन आप पेंट कर सकते हैं इनको, अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, आप उसके अंदर मजीद शाइन ला सकते हैं। ये मेटल का एक और करैक्टर जो है वो जाएगा, मेटल अपनी जो है वो लस्टर को शो करता है। उसके बाद 5 अगर हम पॉइंट देखें तो डेंसिटी की बात करते हैं। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेटल की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि अक्सर ये जो सॉलिड्स हैं, अब सॉलिड्स में क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हैं। जितने पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होंगे उतना मॉलिक्यूल डेंसर होता जाएगा। जितना डेंसर होता जाएगा तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो मेटल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, हार्ड होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है।
मेटल की अगली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि आपने एक मेटल लिया और मेटल की आपने शीट्स बना ली हैं, ठीक है। मेटल की आप शीट्स बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैलिएबल। और डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल को आपने इतना जो है वो कंप्रेस कर दिया है कि आपने उसको वायर में कन्वर्ट किया। अगर शीट बनाएं तो मैलिएबिलिटी है, और अगर वायर बना दें तो इसे हम नाम देते हैं डक्टिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसको आप मतलब हैमर कर सकते हैं, इसके ऊपर हथौड़ा मार सकते हैं, और इसको शीट के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और इसको जो है वो आप वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब शीट्स बना सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब आप इनकी वायर्स जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि इनकी जो इलास्टिसिटी है ये बहुत हाई होती है, स्ट्रेस पे ये अपने आप को होल्ड रखते हैं। जितने मर्जी आप स्ट्रेस लगा लें इनके ऊपर ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। और स्ट्रेस की इनकी जो लिमिट होती है बहुत हाई होती है। यानी आप एक पोर्शन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है प्रेशर लगाना, फोर्स लगाना, और स्ट्रेन होता है चेंज। जितनी स्ट्रेस लगाएंगे उतना चेंज आएगा। लेकिन मेटल के अंदर ये एबिलिटी है, इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन भी जो है वो उस पर कोई फर्क इतना खास नहीं पड़ता। लेकिन आप जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं फिर जो है वो ये मॉलिक्यूल टूट जाता है। जहां पे ये टूटेगा उसको कहा जाता है उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई है। इलास्टिक लिमिट वो होती है कि आप फोर्स लगा के छोड़ें, मेटल अपनी कंडीशन पे या कोई भी चीज अपनी कंडीशन पे वापिस आ जाए, उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी भी इनकी क्या होती है, हाई होती है, और ये बेसिकली हाई स्ट्रेस को अपने अंदर क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मेटल्स जो हैं अगर आप इनको किसी लाइट के रास्ते में रखें, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई अपोक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका साया बन जाता है। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन अपोक ऑब्जेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी थी। इट्स मीन के मेटल के अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, उसका साया बन जाता है। तो ये जारी बात है सॉलिड हैं। और उसके अलावा ये अपोक ऑब्जेक्ट है। अपोक हम कहते हैं सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट को, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है जी। तो लाइट इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती, तो लाइट जो है वो रुक जाती है इसकी सरफेस ही पे, जिसकी वजह से इसका साया बन जाता है। और अगर हम मेटल के क्रिस्टल बना लें तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हाई से हाई वो 8 से लेके 14 तक जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कितने एलिमेंट, कितने एटम्स के साथ ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। अभी आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से आपको इसका भी इतना खास अंदाजा नहीं होगा। कम्प्लेक्सेस बनते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने सेकेंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम आई थिंक सो ये चैप्टर 5 था या चैप्टर 6 था, जिसमें हम इनके लेते हैं नॉमेनक्लेचर हम लिखते रहे कम्प्लेक्सेस का, जिसमें लीगेंड्स भी आते थे, चिलेट्स हमने किया। इस तरह की चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डील करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट है वो आपका 14 है, और 8 12 14 इनके ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है मेटल के साथ कितने अटैच हो सकते हैं। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो मेटल है ये जब भी इसका सोल्यूशन बनाना हो तो ये सॉलिड सोल्यूशन बनाता है। सोल्यूशन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही होता है, या उसे आप यही समझें कि वो लिक्विफाई होता है। सॉलिड को सॉलिड के साथ जो है वो मिलाया जा सकता है। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है। जिस तरह गैसेस के सोल्यूशन होते हैं, लिक्विड्स के सोल्यूशन होते हैं, इसी तरह मेटल्स के सोल्यूशन होते हैं, सॉलिड्स के सोल्यूशन होते हैं। इट्स मीन सॉलिड्स के भी सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। उन सोल्यूशंस को एलॉय कहा जाता है। जब हम एलॉय बनाते हैं तो उस मेटल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। एलॉय उसको जो है वो कहा जाता है कि ये एलॉय हमने देखा जी, ये एलॉय इसको कहा जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा भी होगा पॉइंट, ये आपका पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 10 है आई थिंक सो। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 10 बनता है। और ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये अलाय हैं। और उसके अलावा पॉइंट नंबर जो है वो 11 है, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। मेटल्स टेंड्स टू फॉर्म नॉन स्टोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन stoichiometric compound in which the other atom generally hydrogen, boron, nitrogen are trapped in the interstices of the metallic structure। इसका मतलब क्या है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक।
नॉन स्टोकियोमेट्री हम कहते हैं कि प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है उनकी अमाउंट बराबर होती है। तो इसमें जो बनने वाली चीज़ है वो और जो बनाने वाली चीज़ है वो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में सेम नहीं होते, उनके मोल्स के अंदर चेंज होता है, डिफरेंस होता है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जो है वो हम डिफरेंस मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक तरीके के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन को भी ट्रैप कर सकता है, बोरोन को भी ट्रैप कर सकता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल को भी अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। ये आपका बेसिकली एक पोर्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं ट्रैप किस तरह हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज इन द मेटल। तो मेटल के अंदर जब इम्प्योरिटीज आती हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब ये बॉन्ड बनाता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक बॉन्ड होता है, तो ये डिफरेंट चीज़ें नॉन मेटल भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से मेटल के अंदर इंप्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इन इंप्योरिटीज़ को निकालने के फिर आगे जो है वो एनालिटिकल में हम मेथड्स पढ़ते हैं कि किस तरह इनको निकाला जाता है। तो उसके अलावा हम मेटल के बारे में ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आपने मेटालिक बॉन्ड पढ़ लिया, उसकी प्रिंसिपल पढ़ लिया। मेटालिक बॉन्ड ना आयनिक होते हैं ना कोवलेंट होते हैं, ये एक अपनी ही किस्म है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा, ए जो है, ए का पॉजिटिव बी के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ना इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ना कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना आयनिक बॉन्ड बनता है, ना आयनिक कंपाउंड बनता है ना कोवलेंट कंपाउंड बनता है, सीधा सीधा मेटालिक बॉन्ड से मेटालिक कंपाउंड बनता है। ये इसका प्रिंसिपल था, ये इसका फिनोमिना, और ये आपने मेटालिक बॉन्ड देखा। फिर आगे आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डील